So, welcome everyone again after this brief break, and now we'll be starting with the second module, emotional and mental well-being. पहला थीम हमारा था जहाँ पर कि हम लोगों ने एडोलेसेंस में जो चेंजेस होते हैं उनको बेसिक लेवल पर समझा था, और क्या क्या लाइक ये फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर जो बदलाव आते हैं बच्चों में, ये हमने जाना था। इस मॉड्यूल में हम लोग ये जानेंगे कि इमोशनल और मेंटल लेवल पर चिल्ड्रन के वेल बीइंग को या अपने ही वेल बीइंग को हम कैसे इंश्योर कर सके। सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। नाउ वी विल बी कवरिंग द आइडिया ऑफ माइंडफुलनेस इन इट. We'll also talk about like how resilience is built. We'll also talk about like what approaches to take in the case of mental health and everything. So it is going to be around that. But first let's watch this video. Where did the video go? देखो वो हर हाल में गाना गाती है। ये आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है सब तक? मैं बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने दो अलग अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स दो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसे मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं, और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियां गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो दो अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए हैं। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी है और मेरी मदद करती है। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा
अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंजना को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं, हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। Well, any observation after watching this video? कौन पहले शेयर करना चाहेंगे? अच्छा गाइड अगर किसी को भी मिल जाए, वो अपने अंदर का जो भी प्रतिभा है उसको उजागर करना चाहेगा, लेकिन उसको अपना गाइड नहीं मिल पाता है उस टाइप का, जिसके कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। इतने भी बच्चे क्लास में सभी किसी न किसी काम में यूनिक रहते हैं जी, लेकिन उनको उस टाइप का गाइड नहीं मिल पाता, उन्हें वो गाइडेंस नहीं मिल पाता, उन्हें वो इनकरेजमेंट नहीं मिल पाता। राइट, एनीथिंग एल्स? यस सर। इसमें अमित सर की सारी बातें सही है, लेकिन इसमें मुझे एक और चीज़ दिखा जिसमें पेरेंट्स का भी इसमें रोल दिखा। पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का रोल बहुत अहम है कि बच्चे का चरित्र निर्माण कैसा होना। जी, तो इसमें आपने क्या पेरेंट्स का कोई रोल देखा है इस वीडियो में? यस सर। पेरेंट्स का विरोध था, पेरेंट्स के माध्यम से उन्होंने सिंगिंग सीखा ना। और कुछ? यस मैम। सर, इससे वेरी गुड सर, डॉक्टर के बोले यस मैम। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उन्हें मतलब उनके गुणों को समझाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या गुण है जिससे तुम आगे बढ़ सकता है। दूसरे के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने अंदर क्या कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, क्या गुण है उसको आगे लाना चाहिए, ये सब बच्चों को समझाना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। और कुछ? सर, उसकी माँ को जब वो माँ से बात करने आती है तो उसके दोनों बालों में 2 तरह का रिबन होता है, लेकिन उसकी माँ को ये पता भी अगर होगा भी कि क्लास में बच्चे इसको चिढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी उसकी बेटी की इच्छा होती है कि उसको दोनों कलर पसंद है, वो दोनों रिबन लगा देती है। तो वो अपनी बेटी को अप्रिशिएट करती है, ठीक है बेटा जो तुम्हें पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाइक एक्सेप्टिंग गुड थिंग, राइट। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें था और आप सभी ने करेक्टली पॉइंट आउट भी किया कि एडोलेसेंस में इमोशंस ज्यादा हो और इमोशंस का बहुत बड़ा रेंज है और कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है इमोशंस को ही कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। गुस्सा नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसी बात होती है ना, दुखी मत हो, बेटा गुस्सा मत हो, है ना, जोर से मत हो। बात यह है कि इमोशंस होना हेल्दी, इमोशंस को एक्सपीरियंस करना ये भी हेल्दी। हमारे यहाँ जो एक कल्चर ऑफ नेगेशन तैयार होता है कि इमोशंस को ना फील किया जाए या फिर इमोशंस को जो है ना एक्सप्रेस किया जाए, ये गलत है। लेकिन हाँ, एक हमारा रोल इसमें क्या आता है कि once you have experienced the emotions, its expression should be carefully handled. अब इसे मान लीजिए कि मुझे किसी बात पर गुस्सा आया और गुस्से में मैंने कुछ उठाकर पटक दिया। गुस्सा आना that's natural, that's healthy. लेकिन कोई चीज उठाकर जो ऐसे करके पटक देना that is not healthy. हो सकता है कि गुस्से में ज्यादा जोर से पटकिएगा, कूद के आपके ही आंख में लग जाए, टेक्निकली बड़ा नुकसान हो गया। कीमती चीज है, पटक के फोड़ लिए तो और भी नुकसान है। आजकल मोबाइल बेचारा कई बार इसका विक्टिम बनता है। कई लोगों के केस में बहुत गुस्सा आता है तो मोबाइल को नचा के फेंकते हैं। नोकिया 1100 था तो फिर से समेट लाते थे तो मेरे पास अब जो है समेटने के लिए कुछ नहीं बचता है, दुकान वाले का बिल ही समझ सकते हैं। तो इसने जो है इमोशंस, जैसे उस बच्चे की माँ ने जो है उसे एक इंपॉर्टेंट टूल दिया था कि whenever you are feeling left out, just sing this song.
है कि जब भी तुम्हें बुरा लगे तो ये गाना जो है वो गाया। तो शी इज बेसिकली टीचिंग हर हाउ टू हैंडल हर इमोशंस। लेकिन सिर्फ इमोशंस को हैंडल करना जो है वही काफी नहीं है। आपको किसी बात पर गुस्सा आया, आपको किसी बात पर बुरा लगा, वो आपको लगना चाहिए, वो आपको फील होना चाहिए, लेकिन उसका एक हेल्दी एक्सप्रेशन क्या होगा ये भी आपको जो है हमेशा सीखना चाहिए। और एज ए टीचर हम भी ये सिखाते हैं, सिखा सके बच्चों को, ये हमारे जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब इसे यहाँ पर जो है एक सिचुएशन में कुछ आप लोगों को दूंगा और उन सिचुएशंस में जो है आपकी फीलिंग क्या होगी यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ जो है इमोशंस, सिचुएशंस का लिस्ट इधर है, इधर कुछ इमोशंस हैं। आई विल इनकरेज यू टू मेक अ टेबल लाइक दिस। कॉलम बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनाइएगा। तो सिक्स कॉलम्स तैयार हैं आपके? यस पहले कॉलम में सिचुएशंस, सेकेंड इज एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट, sadness, fear, और scared। नोट कर लिया आप लोगों ने? लास्ट इज फियर और स्केयर्ड। नहीं, फियर और स्केयर दोनों एक में ही आ जाएंगे। ये ऑब्लिक हो गया कि या तो फियर या फिर स्केयर। नाउ लेट्स, आप सबने तैयार कर लिया ना? चलिए अब मैं आपको सिचुएशंस बता देता हूं। सिचुएशन 1, माय क्लासमेट टेल्स द टीचर दैट आई ब्रोक द बेंच इन द क्लासरूम दो आई डिड नॉट एंड द टीचर बिलीव्स हिम। अब सिचुएशन में जो है आप केवल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है ना? तो सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि आपके क्लासमेट ने टीचर से कह दिया कि आपने जो है बेंच तोड़ा है, जबकि आपने एक्चुअली नहीं तोड़ा है, और टीचर जो है वो आपके क्लासमेट की बात पर भरोसा कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या इमोशंस फील करिएगा, उनके नीचे आप जो है टिक मारिएगा। ऑलरेडी आपके पास इमोशंस का है ना कॉलम? सर टीचर के आधार पर वहाँ चेंज हो जाता है। अगर आप चंदन सर रहेंगे तो कुछ और होगा, आप रहेंगे कुछ और होगा, आप रहेंगे तो और कुछ तो मैं देखिए, आपको जो विजुलाइज करना है विजुलाइज करिए और अकॉर्डिंगली जो है अपने इमोशंस को लिखिए। पहली सिचुएशन में नोट कर लिया सबने? यस सर। द सेकंड सिचुएशन इज कि आप जो है क्रिकेट, स्कूल के क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए आप काफी जो है उत्सुक थे, लेकिन आपको नहीं चुना गया है। आप क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए आप काफी जो है उत्सुक थे, यू वर कीन ऑन बीइंग सेलेक्टेड और लाइक बीइंग इन द क्रिकेट टीम, बट यू डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, आपको सेलेक्ट नहीं किया गया। दिस इज सिचुएशन 2। मार्क योर इमोशंस। क्या क्या आपके इमोशंस होंगे? तीसरा, you missed school for 3 days and your friend would not give you her notes. आप 3 दिन स्कूल नहीं आ पाए और आपके दोस्त जो है वो आपको नोट्स नहीं दे रहे। चौथा,
आप एग्जाम के लिए आपने तैयारी नहीं की, आपने सिर्फ आधा सिलेबस पढ़ा है। जाना पहचाना है। और पांचवा है जो है वो हो गया कि आपको मम्मी ने कुछ पैसा दिया था और आपने वो पैसा जो है वो कहीं पर, सॉरी, मम्मी ने आपको पैसा दिया था कंपास बॉक्स खरीदने के लिए और वो पैसा आपने कहीं पर खो दिया। इसमें से कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ हो भी चुका होगा। Yes, why not? Yes, sir. बोलिए सर। हाँ, सिचुएशन 1 में आप क्या 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 था? सर एंगर होंगे और डिसअपॉइंटेड भी होंगे। अच्छा, एंग्री फील करिएगा और डिसअपॉइंटेड फील करिएगा। सेकंड नंबर में एंग्री होंगे उसमें भी, और इसमें सैडनेस भी है। सैडनेस भी रहेगा। हाँ, एंगर भी होंगे। थर्ड नंबर में एंगर होने के साथ साथ हर्ट भी होंगे। फोर्थ नंबर में एंगर होने के साथ हर्ट होने के साथ साथ सैडनेस और फियर महसूस करेंगे। अच्छा जी। कौन सा वाला सिचुएशन था ये? फोर्थ वाला। एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे ना? अच्छा। फिफ्थ नंबर मम्मी जो पैसा दी थी उसमें दुखी भी होंगे, सैडनेस भी आएगी और गले भी तोड़ने भी है, इसमें तो एंगर वाली बात नहीं है। अच्छा, जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, ध्रुव सर के रिस्पॉन्स से हमें ये पता चला है कि एक सिचुएशन में जो है वी कैन अंडरगो अ नंबर ऑफ इमोशंस। एक साथ में हम जो है एक से ज्यादा इमोशंस को भी फील कर सकते हैं, नहीं? और ये कोई कई ओवरवेलमिंग होता है। यस मिस्टर सर, बैठ के शेयर करें। फर्स्ट सिचुएशन में मुझे एंगर, सैडनेस और फियर तीनों नजर आए। सेकंड सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। थर्ड सिचुएशन में ओनली फियर। एंड फोर्थ सिचुएशन में डिसअपॉइंटमेंट एंड फियर। फिफ्थ सिचुएशन में सैडनेस एंड फियर। वेरी नाइस सर, थैंक यू। और कौन होंगे नेक्स्ट? एक और शेयर करेंगे हम इधर से। मैं बताऊं? यस सर। सिचुएशन जो फर्स्ट है इसमें डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट और सैडनेस की फीलिंग आएगी। वेरी नाइस। सेकंड सिचुएशन में एंगर भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, हर्ट भी होगा और सैडनेस भी, फियर भी। वेरी नाइस। थर्ड में एंगर है, डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है, सैडनेस है, फियर। वेरी गुड। फोर्थ में डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस और फियर। फिफ्थ में ओनली सैडनेस और फियर। वेरी नाइस, थैंक यू सर। वेरी नाइस। अब इधर से कौन है? सर पहले में है डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि टीचर ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे बच्चे की बात नहीं सुनी। देखा मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। एक ही। सेकंड में है सर मैं हर्ट होंगी। गुड। थर्ड में है एंगर, गुस्सा आएगा। फोर्थ में है कि फियर एंड स्केयर, मतलब पढ़ के नहीं। वेरी नाइस, चलिए वेरी गुड। आप देखिए अगला फेज इसी का है कि चलिए पांचों सिचुएशन आप लोगों ने देख लिया, राइट? अब मैं जो आप लोगों को चाचा करके बात करूंगा, हर एक ग्रुप से मुझे बस ये चाहिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा इस सिचुएशन। इधर से 4 आप लोग पहले सिचुएशन में हैं। पहला सिचुएशन याद है सबको? बेंच तोड़ने वाला। तो आप में से किसी एक पर एलिगेशन लगाया बेंच तोड़ने का, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इससे? आपके लिए अगला सिचुएशन होगा। ये पहला सिचुएशन यूटी लोगों के लिए है। ये 4 मिलकर इसका जवाब देगा। हम ऐसे स्टूडेंट हैं, बेंच हमसे यस, एज ए स्टूडेंट आप हैं और आपको ये पता है कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती, तो मान लीजिए कि गोपी सही टीचर हो गए या चंदन सर को भेज दिया जाए, चंदन सर को भेज देते हैं, तो ऐसे में जो है आपके ऊपर लगा है बेंच तोड़ने का जो है अच्छा डंडा भी पहले ही दे दिया। अब क्या उसके बाद पूछेंगे आप क्या हुआ? अच्छा चलिए, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप खड़े हो जाएंगे। स्टेज का मैनेजमेंट क्लियर करना है कि हम लोगों ने बेंच तोड़ा या नहीं तोड़ा। अगर नहीं तोड़ा उस टाइम गुस्सा आएगा, अगर टूट गया है तो डर लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, अगर आपको गुस्सा आया कि जो भी है, अब चंदन सर सामने है, आप चारों के
के ऊपर आप चारों को ये बताना है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। घबरा जाएंगे हम। चुप होकर घबरा जाए। अगर हमसे टूट गया तो हम जड़ जाएंगे। नहीं, मान लीजिए आपने कोई गलत आरोप लगाया, चलो क्लियर है सर अपने बच्चे ये कहते हैं होगा नहीं। सीसीटीवी कैमरा दिखवा लीजिए, बच्चे ये बोलते हैं क्योंकि ऊपर ऐसा हुआ है। सॉरी, सीसीटीवी कैमरा दिखवा लीजिए। मान लीजिए सीसीटीवी का ऑप्शन है। एक्सप्लेन करेंगे सर, ये हमारी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे। जवाब उसे फंसा ही देंगे। जवाब ही नहीं देगा, फिर अगला दिन उसको भी उसी क्लास में रहना। चलिए, तो एक आपका रिस्पांस होगा कि खड़े होकर जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि सर हमने गलती नहीं की। राइट, आई वुड लव टू सी दैट बिफोर चिल्ड्रन। सर गलत सामने किए या नहीं किए क्योंकि लगना ही है ना सुनना ही है। देखिए, एक्चुअली कई बार ये होता है कि पुलिस किसी को पकड़ती है तो लोग कहते हैं शक के आधार पर, लेकिन पुलिस को एक्चुअली पता है कि उस शक के पीछे रीजन है। जैसे सर के साथ सामने भी ये सिचुएशन आ जाता है कि अगर एक को मारेंगे तो हां, अभी कहीं ना कहीं किए ही होंगे। सर के सामने ये सिचुएशन आ जाता है कि अगर एक को मारेंगे हैं, मतलब करा रहते हैं, एक कोई जवाब दे देता है। यस सर, नहीं आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। सर के सामने ऐसा सिचुएशन आ जाता है, अगर दो चार रहता है, किया रहता है, एक रहता है तो सर को पता होता है कि सर को सबको मारना पड़ जाता है, क्योंकि अगर एक को अगर छोड़ते हैं तो दूसरा उसके ऊपर ब्लेम करने लगता है कि सर ऐसे वैसे, इस वजह से सर क्योंकि एक क्लास में ऐसा हुआ है सर, इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ। अच्छा, तो कोई मिलाकर सर जो है चाहते हैं कि प्रसाद का वितरण जो है बराबर हो ताकि सब बच्चों के अंदर जो है एक तरह का जो है संतोष हो। चलिए, इसके ऊपर में हम चर्चा से छोड़ भी करेंगे। देते हैं, मारते हैं तो सबको मारते हैं, छोड़ते हैं तो सबको छोड़ देते हैं, वार्निंग देके ऐसा करते हैं सर। यस, हम लोग चलिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि इनकी परिस्थितियों में जो है क्या होना चाहिए। अभी ये है कि चलिए मैंने कहा कि खड़े होकर हमको जो है इसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। देखिए, चुप होना ऑप्शन नहीं। अगर आप चुप हो गए डट के ही, आपके अंदर जो है आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर जो है फियर भी, और आप चुपचाप खड़े रह गए, यस, ये अनहेल्दी एक्सप्रेशन हो गया। ये जो है बहुत हेल्दी रिस्पांस नहीं हुआ, सही रिस्पांस नहीं हुआ। खड़े होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है वो जरूर करनी चाहिए, राइट, पोलाइट तरीके से। सर अगर हम चुप रहे, अगर हम नहीं किए हैं तो सामने वाला समझे कि ये गलत है, अच्छा सर को गुस्सा करना ही पड़ेगा। ना बोल के उसकी कैसे करना होगा। यस, वेरी नाइस। चलिए मैं एक दो सेकंड सिचुएशन क्या था याद है सबको? क्या था सेकंड सिचुएशन? क्रिकेट टीम वाला था। तो क्रिकेट टीम में जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये इधर से हम जानना चाहेंगे। इधर क्रिकेटर्स है, आप लोग बताइए इधर में से। यस, अगर मान लीजिए कि आपका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या क्या इमोशन फील कर रहे थे? गुस्सा आ रहा था, निराश हो गए थे, चोट पहुंची थी, अच्छा, वाह, राशि का माहौल आ गया था, अरे वाह, सारे इमोशन आ गए थे कि मेरा इमोशंस की बाढ़ आ गई थी ये तो। ये नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए ऐसे में जो है आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? रिस्पॉन्स ये रहा है कि सेक्टर को कन्विंस करना, अपने डायरेक्ट वार्डन को बताना कि चलिए मेरा आप सेक्टर विजिट क्यों नहीं हुआ, पहले वो बताइए। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बात की जाएगी। पहले मुझे तो सिलेक्ट नहीं कर देगा, आप रीजन पूछना पड़ेगा किस वजह से आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, फिर उस रीजन को एक्सप्लेन किया जाएगा, सर ऐसा नहीं है, इस पर हम कर सकते हैं आप। गोपी सर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? सेम यही बोलूँ। सेम, बस प्लेनली क्या आपसे जाके पूछें? क्यों नहीं मिला? फर्स्ट तो एंगर होगा। और उसके बाद अगर मेरी गलती है तो उसमें अच्छा, अभी तक तो लगता था आगे जाए, कैसे? जब एंगर दिए हैं तो एंगर भी हो गए ना सर। बिल्कुल, देखिए इमोशंस में जो है सारे इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है किसी भी इमोशन के बावजूद हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए, है ना? जैसे कि सर ने कहा कि गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप अगर जाके सेलेक्टर के सामने वो हल्ला कर लीजिएगा, इससे वो सेलेक्ट तो नहीं करेगा, हो सकता है फ्यूचर के लिए वो डिसाइड कर लेना ये
ये आदमी काम करनी है, इसको दूर ही रखो, चर्चा ही मत करो कि बाहर लाके करेंगे, बात समझेगी नहीं। आप लोग को एक केस याद होगा, एक इंडियन क्रिकेटर ही है, अभी प्रेजेंट में हुआ सरफराज खान के साथ। हाँ सरफराज खान के साथ चेन करता को बल्ला दिखा दिया। ठीक है ना, डोमेस्टिक में चलिए बढ़िया खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था, वही गलती उसको सेक्शन करना वाला तो कभी सेक्शन करता ही नहीं। वही गलती उसको नहीं होती है, तो सही तो हो जाता है। हाँ तो वही बात है ना कि इमोशंस को अगर आप सही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दे कैन बी एन एसेट टू यू, अगर सही से नहीं हुआ, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। व्हाट वाज द थर्ड सिचुएशन? नोट्स नहीं मिला था, है ना, जब ये नोट्स नहीं मिला था तो ऐसे में आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? आप चार में से कोई एक आदमी बताइए क्या रिस्पॉन्स होगा आप लोगों का? अरे आप 3 दिन स्कूल नहीं आए, चौथे दिन आप स्कूल आए हैं, पढ़ाई वढ़ाई छुट्टी हुई, आपके दोस्त आपको नोट नहीं दिए, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? झगड़ा करिए ना, दोस्त पे तो झगड़ा हो जाएगा, हो ही जाएगा, गुस्सा भी आएगा। गुस्सा आएगा। आपने क्या क्या इमोशंस दिखाता है? थर्ड में अगर जैसे वो अगर किसी दिन स्कूल नहीं आया तो हम उसको शेयर करते हैं, अगर हम नहीं आए तो उसको भी शेयर करना चाहिए, और वो नहीं किया तो हमको गुस्सा आना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुस्से में संबंध नहीं है। अच्छा देखिए, आइडियल जवाब ना लीजिए, ईमानदारी वाला जवाब। नहीं सर, ईमानदारी वाला जवाब बात समझ नहीं। सर जैसे मैं नहीं अगर सर से झगड़ा हो गई सर बच्चे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, सर पहले बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं और जब नहीं मिलता है तब वो पैनिक होते हैं और तब कोई डिसीजन लेते हैं। अच्छा तो क्या करते हैं? मैंने आपको मना नहीं किया, नहीं किया, आपने रिक्वेस्ट किया और नोट नहीं दिया। नेक्स्ट अभी उसे नहीं देंगे सर, और सर उसके बाद दूसरे बच्चे के मन में भी गलत भावना को लोग डालते हैं। ये एक सही सजेशन आया है, इसलिए टीचर को ही अप्रोच करें कि हम कोई लोग नहीं दे रहे हैं, आप ही कहीं से दिलवाएं, नहीं? एक बात और है, सोचेंगे जब इस तरह से आप नहीं सर, एब्सेंट होना तो अपने हाथ में है, देखिए सर है कि नहीं है? अगर और हम नहीं कभी देते मान लीजिए कि मामा की शादी हो गई, चचा वाला तो मिस भी कर जाएंगे, मामा की शादी हो गई तो मिस करिएगा। दिक्कत यह है सर, मामा के शादी में जाए दिक्कत नहीं, दिक्कत यह है जिस मामा के शादी में जाते हैं वो मामा अपना मोबाइल नहीं देते हैं, जो उनके लिए क्या थोड़ा होमवर्क मिला है वो देखे, दिक्कत यहाँ वो तो उनको वैसे भी नहीं देना चाहिए सर। अब बच्चा के यहाँ प्यार ना सुने कि मामा होमवर्क करेगा। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि रिक्वेस्ट करेंगे। सर दूसरा ये होगा सर, जैसे अगर वो मुझे दिया और नहीं दिया तो ऐसे क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसके प्रति गलत भावना डालेंगे कि इसके साथ ये ऐसे करना है। बच्चे ऐसा करते हैं नहीं? एक बात तो कहेंगे, अगर हम दूसरे बच्चों को इस तरह से भड़काएं कि नहीं इनके साथ नोट शेयर मत करना, ये हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ नहीं सही है। सर जैसे अभी क्लास में भी हम लोग एग्जाम का समय है तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बोल के दे गए और उसके बाद 10 मिनट में वो अवसर हो गया, तो मैं एकदम क्लियरली मना कर दी हूँ बच्चों को कि आपको मत दीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम का समय है वो आपको नहीं देंगे। और जो मतलब पढ़ने वाली है कुछ सिचुएशन की वजह से जैसे नहीं आए तो उसे रिक्वेस्ट करके आप खुद भी प्रोवाइड करवाएंगे सर कि नहीं दे दो बेटा, वो मुझसे सब प्रॉब्लम था, तो ऐसा सिचुएशन भी है सर। अच्छा लेकिन आपकी क्लास में कोई झगड़ा नहीं होता इसमें? नहीं सर इसलिए सब झगड़ा उससे हमको ये नहीं कहते हैं कि यहाँ से भी मांग लेकर दिखा दें। नहीं ये सब नहीं, ये सब पहले हो जाता है, फिर तो हम क्लास में जाते हैं तो सिचुएशन ये सब सिचुएशन पहले ही हो चुका होता है। सब खुद में ही फरिया चुके होते हैं।
चलिए नेक्स्ट वाला सिचुएशन था कि एग्जाम के लिए आप तैयार नहीं है, आधा ही सिलेबस पढ़े हैं, क्या होगा आपका रिएक्शन? क्या करिएगा? सबसे पहले भगवान पूजा करने उसके बाद देखेंगे किताब लगभग से हमारे को जो है ये सब भावना आती है। और क्या रिएक्शन हो सकता है ऐसे? और इसमें जो है सो टीचर का भी जो हम देखेंगे जो कन्वेंस करके टीचर में कुछ बता दे तो अरे हमें सामने और प्रकार की बात करेंगे, टीचर से ही हेल्प लेंगे, राइट है क्या करेंगे? थोड़ा सा हेल्प ये लेंगे कि सर जो आप पढ़ाए उसमें हमारा देखिए इतना तक तैयारी हुआ है, आगे का कुछ आप ऐसा बता दीजिए कुछ इम्पोर्टेंट उनको एग्जाम में जैसे हमको सहूलियत। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा हेल्प मिला था टीचर से? क्या मिला था? चलिए तो काफी अच्छे टीचर्स थे। ऐसा मतलब मानव में ऐसा प्रवृत्ति क्यों है कि जैसे अगर कुछ चीज हम लोग को नहीं मिल पाता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान ये पूरा कर दीजिए, ये देंगे, बिना दिए हुए भी नहीं कर सकते। एक बात देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि अपने मन से जानिए पढ़ाई मिलता है, तो भगवान की प्रवृत्ति जैसे ही हम लोग भगवान को मूर्त रूप में मानते हैं या भगवान का जहाँ कहीं भी चित्रण हुआ है, जिस किसी भी धर्म में हुआ है, वो इंसान की भावना के अनुरूप ही हुआ है, समझे कि नहीं? तो आप किसी का लिए बगैर देते हैं? सब जगह तो लेन देन चलता है, हम लोग भगवान को भी उसी रूप में डिफाइन कर देते हैं कि भगवान ये देंगे तो हम जो है आप अगर ये दीजिएगा तो आपको वो दे देंगे, एक्सचेंज ऑफर हम लोग भगवान को दे देते हैं। ये सब तो हमारा ही बनाया हुआ है ना, सृष्टि भगवान की है, भगवान को हम लोग की है। ऐसा नहीं है तो 50 ग्राम प्रसाद में 3 भगवान को नहीं चढ़ा। क्या बात है? ऐसा अगर नहीं होता तो भगवान को हम लोग 50 ग्राम चीनी में 3 जगह प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं सर, उनको 1 किलो चढ़ाने में कोई दिक्कत है? खराब ही करेगा उनको। भगवान अगर खाना शुरू करें तो भी चढ़ाएंगे। भगवान को छोड़ दीजिए, अगर आप मंदिर में प्रसाद लेके चढ़ाने चाहते हैं, अगर आप 1 किलो लड्डू लीजिए और पंडित जी अगर आपको 2 लड्डू वापस कर देंगे, आप अगले दिन से वहां पर चढ़ाने नहीं जाएंगे, है ना? हाँ, 2 रख के अगर बाकी वापस कर दे तो आप जाइए, लेकिन अगर सब लड्डू रख ले बोले तो भाई को प्रसाद दे दो, वहां से डिसअपॉइंटेड होके निकलिएगा। सब भगवान क्या चलिए हम लोग इस चर्चा से थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि आध्यात्म एक बड़ा गहन मुद्दा है और विश्वास जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग स्तर का होता है। लेकिन चलिए एग्जाम की परिस्थिति में ध्रुव सर ने कहा कि भगवान से जो है मैच फिक्सिंग करेंगे, अमित सर ने कहा कि किसान से मैच फिक्सिंग करेंगे। अभी तक ये दोनों जो है मैच फिक्सिंग के रास्ते पर हैं, और क्या पॉसिबल रिस्पॉन्स हो सकता है? सर जैसे जितना टाइम अगर उनको मिलता है अगर एग्जाम से पहले तो उसके अंदर जितना तैयारी हो सकता है उतना करना चाहिए। चलिए ये एक बड़ा हेल्दी रिस्पॉन्स है। सर जितना चैप्टर उस पेपर अच्छे से रीडिंग करेंगे हर दिन। आधा सिलेबस बचा हुआ है, एग्जाम के लिए जा रही है, आधा सिलेबस बचा हुआ है। मेरा लिटरेचर का सब्जेक्ट है सर। यस मैम। मैं लिटरेचर का उसी में से क्वेश्चन चलिए मुझे लगता है कि आप सब के सब लोग बहुत बहादुर। वैसे मेरा तो बेस्ट रास्ता पता है क्या होता है? सुबह सुबह पेट पकड़ के बैठ जाते बराबर। हाँ, ये वाला रिस्पॉन्स किसी का आया ही नहीं, हमको गजब लगता है। कुछ न कुछ टैलेंट तो दिखाएंगे, डायरेक्ट पीछे नहीं हटना चाहिए। डायरेक्ट पीछे नहीं हटना चाहिए। तैयारी के उसी को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे ताकि उससे कुछ ना छूट जाए। मतलब फेस तो करना ही सर एग्जाम। जो भी एग्जाम में होगा चलिए फेस तो हमको करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैम ने कहा कि जो बचा हुआ है एक बार तेजी में देख लेंगे, लास्ट मिनट में जो है बहुत ज्यादा परेशान होने से भी कुछ हासिल नहीं। बेटर है अगर ना करने से अच्छा था कुछ कर रहा है, ना करने से अच्छा था कुछ कर रहा है। हाँ, लेकिन अफसोस ये सोचिए कि आप क्वेश्चन देखिए और आपको ये याद आया अरे क्वेश्चन हम पढ़े तो क्या सुबह पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ है?
फिर अगले 5 मिनट तक जो है पहले तो आप याद करने की कोशिश करिएगा, याद तो आएगा नहीं क्योंकि आप पढ़ तो रहे नहीं थे, तो पलट रहे थे। और तब जो है मन ही मन ये सोचिएगा ये पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर आ जाता है, 5 मिनट उसका अफसोस मनाइएगा, 10 नंबर बर्बाद करके क्या हासिल। उससे बढ़िया है नहीं पढ़ते, बस उसका तकलीफ भी तो नहीं होता है। नहीं सर, रीडिंग करने से एक चीज सबसे ज्यादा अच्छा ये चीज आता होता है, मैं देखी हूँ, नोटिस की हूँ कि रीडिंग करने से ये होता है कि एग्जाम के समय सर अगर हम लिख रहे हैं हमें नहीं याद, और जब लिखने लगते हैं ना तो फिर हमें याद आने लगता है, वो चीज याद आ जाता है सर। ये सब चीज मैं महसूस याद तब आएगा ना जब आगे पढ़ते हुए सर, मैं वही बताई सुबह सुबह आधा सिलेबस जो पलटिएगा कितना याद रखेगा। सिचुएशन वही था ना कि आप एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, आपको आधा सिलेबस पढ़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है, आपको आधा सिलेबस पढ़ के ही एग्जाम पास करना है। एग्जाम दे रहे हैं सर, एक 7 क्वेश्चन आ रहा है, वो पिछले क्लास में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है, उसको मिला के दिया जाएगा। अगर टॉपिक क्लास 9 में अलजेब्रा में क्या क्या टॉपिक है? क्लास 8 से काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस। और मैथ का जो है उसमें क्वेश्चंस का रेंज बदल जाएगा, लेकिन हाँ चलिए सर ने भी एक अच्छा बात कहा कि भाई जो पता है वही लिख दे, खाली नहीं नहीं, जो अपने अंदर जो है वो तो बता देंगे। बात ये है बिहार बोर्ड में जो एग्जाम देने जाते हैं ना, बेटा छोड़ के मत आना, जितना है लिख लेना, ऐसे ऐसे नंबर नहीं आता। उससे जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन है उनके कंटेंट के आसपास कुछ मिल रहा है तो वैसा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो जो भी सही रहेगा उसको भी काट के फेंक देगा। चलिए तो कम से कम ये तो हुआ कि एग्जाम के सिनेरियो में जो है आप लोग हथियार नहीं डालेंगे, कुछ ना कुछ तो करके आ जाएगा, नहीं? हाँ? Yes. That's healthy. अनहेल्दी रिस्पॉन्स क्या होता है? वही जो हम बोले थे, पेट दर्द करके बैठ जाते, एग्जाम हॉल में जाके माथा पकड़ लेते, होता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। एग्जाम हॉल में आएंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इसको जो है आप साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम के तौर पर भी देख सकते हैं। फोबिया भी Yes, I had a friend who used to vomit before exam. एग्जाम से पहले उसे उल्टी होने लगती। बहुत बार पेरेंट्स उसको दिखवाया, डॉक्टर ने कहा कि जब तक जीवन में एग्जाम देगा एक बच्चा तब तक इसको उल्टी होता रहेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये साइकोसोमैटिक कंडीशंस का कभी-कभी देखेगा कि एग्जाम के लिए आप गए और आपका सर दर्द शुरू हो गया। वो सर दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाकी आपका दिमाग जो है मतलब ब्रेन में जो है कुछ प्रॉब्लम है, वो बस एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आपका सर दर्द जो है वो शुरू हो गया। साइकोसोमैटिक। I had a friend with a very strange kind of problem. उसका जो है पेट रहते रहते भयानक तरीके से फूल जाता, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता था उसके। एग्जाम के टाइम में ऐसे मतलब भयानक तरीके से नहीं करते हैं एकदम से, लाइक एडवांस प्रेगनेंसी में जिस तरीके से पेट होता है, ठीक है। और एक्चुअली जो है उसका इलाज जो है दरभंगा से लेकर दिल्ली तक चलता है। डॉक्टर ने इवेंचुअली उसको जो है होम्योपैथी वाला दवा आता है ना, एक टैबलेट के शेप में आता है और एक गोली के शेप में आता है, तो टैबलेट शेप वाला जो है होम्योपैथी का दवाई लिया डॉक्टर ने और एक बार ही हाई-फाई कंपनी का डब्बा लेकर उसमें भर के दे दिया, इसको ये दवा आप खिलाते रहिएगा, ठीक है। कारण ये है कि उसके केस में जो है प्रॉब्लम कोई फिजिकल था ही नहीं, सारा बस वही प्लेसिबो इफेक्ट के लिए जब वो गोटी दे दिया। अब महंगा वाला डब्बा इसलिए दिया ताकि उस पेशेंट को ये लगे कि हमारा सस्ता वाला इलाज नहीं चल रहा है, हमारा बड़ा हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद वो मोटामोटी ठीक, उसको प्रॉब्लम दोबारा नहीं। तो देखिए इमोशंस जो है ये हमारे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है और इस इमोशन को जो है एक्सेप्ट करना ये हमारे लिए बेहद जरूरी चीज है। अगर इन इमोशंस को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस गुस्से को जो है आप गुस्सा को आप फील नहीं करना चाहते, क्या होगा? अंदर ही अंदर तो आप जो है बोलते नहीं है, आप बहुत ही सैड है लेकिन आपकी सैडनेस को जो है प्रॉपर्ली जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्या होगा? डिप्रेशन में चला जा सकता है।
हमेशा लोग कहते हैं कि यू शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड विद whom you can share everything। क्योंकि नॉर्मली हम लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर जैसे ही करिएगा तो टेंशन किस चीज की होती है, जजमेंट की। ये शेयर करेंगे तो अगला जो है वो जज करेगा, ये ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करिएगा तो क्या होगा? अब गुस्से में भी देखिए क्या हो जाता है कि आप एंगर फील किए, लेकिन एंगर अगर आप अनहेल्दी तरीके से अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तब क्या होगा? आप खुद को हर्ट करिएगा, दूसरे किसी को हर्ट करिएगा। जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है उसके इर्द गिर्द क्या होता है, जैसे ही आया परिवार में सब लोग अटेंशन, सब आगे नहीं खड़े हुए, पता नहीं किस बात पर विस्फोट होने वाला है। कोलेटरल डैमेज में क्या होता है, परिवार की शांति जो है वो डैमेज हो गई आपके। जस्ट 1 मिनट। विद्यावाज का तो देखिए, अब इमोशंस जो आप फील करते हैं और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए जो है एक बड़ा जरूरी गुण ये भी होना चाहिए कि आपको अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए। हम सब लोग जो है दिन भर बैठते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुतों को देखते भी हैं, सबके बारे में हमारा कुछ ना कुछ नजरिया होता है ना, फला सर ऐसे है, फला मैम ऐसी है, ये सब चलता रहता है कि नहीं? हाँ या नहीं? चलता है। अपने बारे में कितना देर सोचते हैं? जरूरत क्या है? नहीं, दूसरे जब भी सोचेंगे तो नहीं सोचेंगे, तो हम अपने बारे में आपको कंसर्न क्यों ना करें? देखिए, एक्चुअली आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करिएगा या फिर जो है आप कैसे खुद को एक हेल्दी तरीके से कनेक्ट करिएगा, इसके लिए सेल्फ अवेयर होना भी बेहद जरूरी चीज है। नहीं, अगर खुद को नहीं जानिएगा ना तो इस दिक्कत, इसमें कंडीशन और प्रॉब्लम क्या होगी कि आप पूरा जीवन जो है ना मिथ्या जीवन बिताते रहेंगे। एक छोटा सा कहानी फिर बता रहे हैं, हमारे गांव का ही बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था। ब्राइट स्टूडेंट समझते हैं ना? हाँ, सब्सटेंस कम होता है, चमक धमक बहुत ज़्यादा रहता है। तो बच्चा जो था वो ग्रेजुएशन जो किया सो किया, हमेशा जो है वो पढ़ाई में ऑफकोर्स अपने आप को बहुत ही अव्वल तरीके से दिखाता है। और यहाँ से सीए की पढ़ाई करने के लिए चला गया दिल्ली। तो सीए में क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी जाइएगा ना, पहले ग्रेजुएशन के बाद सीधा इंटर एडमिशन होता था सीए के, लेकिन बाद में ये कंडीशन डाल दिया कि आपको पहले सीपीटी निकालना पड़ेगा, फिर आप जो है अगले स्टेज पर एंटर करिएगा। ये पहला स्टेप हो गया सीए की पढ़ाई। ये भाई साहब पहुंच गए दिल्ली में लक्ष्मी नगर में जाकर उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया और ये जो है सीए की तैयारी में लग गए। इससे पहले सीएम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया अकाउंट्स ऑनर्स। तो पहली बार मैंने सीपीटी का एग्जाम दिया तो उस वक्त मेरा भी मास्टर शुरू हो चुका था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे ही घूमने के लिए आते थे, तो आए और बोले बस 2 नंबर से छूट गया, 100 नंबर पर क्वालिफाई था उसका, 98 नंबर आया, 2 नंबर के लिए छूट। तो हमको जो है कोचिंग का डायरेक्टर बोला है कोई बात नहीं है, सॉरी आई शुड नॉट टेक, कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर निकालो। और उसके बाद जो है वो उसके बाद बेचारा जो है क्लास के साथ हरिद्वार के ट्रिप पे गया। उसके मुताबिक उसके कोचिंग वालों ने ही जो है वो ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर किया था, हरिद्वार घूमने के लिए गया बच्चे। फिर लौट के आए, अगली बार फिर से उसका 1 नंबर से छूट गया, 99 तक पहुंच गया था इसका। 6 महीना पर इसका एग्जाम हो रहा था और अगले 2 साल तक जब तक मेरा मास्टर्स चलता रहा, उन 2 साल में 4 बार उसने अटेम्प्ट किया और हर एक बार वो 1 या 2 नंबर से मिस करता है। ठीक, पेरेंट्स जो थे वो मान लीजिए कि बहुत जमींदारी वाली फैमिली होती है, इतना तो पैसा नहीं, नगद तो नहीं आता है, वो बेचारे किसी तरीके से जो है सपोर्ट कर रहे थे बच्चे को। अब उसके बाद जो है उस बच्चे के दिमाग में ये लगा कि नहीं यार ये सीए जो है बढ़िया कोर्स नहीं है, मेरे लिए उपयुक्त क्या होगा, तो मेरे लिए जो है एमबीए उपयुक्त होगा। तो बच्चा डिसाइड क्या करता है, एमबीए में एडमिशन लेना है। लेकिन अब एमबीए में क्या होता है, तो कैट करके एक होता है और थोड़ा सा उससे आसान लेवल पर मैथ करके होता था। अब तो एक जैट भी नया आ गया, ये भी काफी कॉमन, कैट के बाद ज्यादा जो है वैल्यू जैट को मिलती है, तब मैथ आता था 30 तो भाई साहब बेचारा देखा कि एक सीए वाला इंटरेस्ट तो निकाल ले, अब कौन सा इंस्टीट्यूट होगा जो बिना इंटरेस्ट के हमको एमबीए करना, दिल्ली में खोज लिया कॉलेज, वहां पर पहुंच गए ये एमबीए में। अब जब एमबीए करने के लिए गए, एमबीए का कोर्स भी लगेगा,
कोचिंग वाले जो भी कॉलेज वाला था उसने पे कोर्स किया, तो बच्चा जो है घर पहुंच गया और अपने पिताजी के ऊपर राशन पानी लेके वो सवार हो गया कि हमको आप 4 लाख रुपया जो फटाफट दे दीजिए। पिताजी ने कहा जमीन का कागज लोन ले, नौकरी करके चुका दे। जो बैंक वाला था उसने इंस्टीट्यूट का नाम देखा, बोला कि भैया इसको हम जानते ही नहीं है, इस पर कोई पैसा नहीं देंगे आपको, 4 लाख बहुत दूर की बात है, आप चले जाइए। अब वो पिताजी के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ा हुआ था कि आप जमीन बेच के हमको पैसा दीजिए ताकि जो है हम MBA कर सकें। पिताजी ने सारे छोटा जो है पीस ऑफ लैंड बेच के पैसा भी दिया। साल होने के बाद उस बच्चे को एहसास हुआ कि वो MBA कॉलेज जो है वो फर्जी था, ठीक है, 4 लाख में कोई MBA नहीं कर पाता है, MBA का कोर्स भी जाता है। और उसके बाद जो है फिर उसने जो है कहीं जॉब ज्वाइन की। कॉलेज भी फर्जी होता है जी मैम, भयानक तरीके से, प्राइवेट कॉलेज बहुत भयानक तरीके से होता है। अगर मान लीजिए आपकी डिग्री की वैलिडिटी नहीं रही तो हो सकता है कि कॉलेज आपका बढ़िया हो, लेकिन मान्यता अगर उसको नहीं मिला हुआ है ना, तो आप आगे जो कोई पढ़ाई करना चाहिएगा उसके बेसिस पर सर्टिफिकेट धरी पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। IIT में बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ था ऐसे, अरिंदम चौधरी का बड़ा महंगा उसका MBA प्रोग्राम था, लेकिन उसकी मान्यता नहीं की, तो प्लेसमेंट तो बढ़िया लगवा देता था, लेकिन अगर फर्दर पढ़ाई करना है बच्चे को तो वो MBA के बेसिस पर नहीं कर सकता था। अब देखिए ये मैंने कहानी आपको क्यों बता रही है, उस बच्चे को मैंने क्यों रेफर, क्योंकि उस बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने कहा ना कि हमारे बारे में सोचने के लिए वो है नहीं, तो उस बच्चे की भी वही हाल है, तो उसको हमेशा लगता है कि उसके बारे में दूसरा लोग सोच ही रहा है, और इस वजह से वो दूसरों के लिए ही अपना एक अलग पर्सोना या इमेज जो है वो तैयार करते रहता था, प्रेजेंट करते रहता था। फेल होता था वो अपने घर पर, बताने आता था मेरे घर, 2 नंबर से छूट, क्यों, क्योंकि उसको लगता था कि ये है हमारे बारे में सोचे, इतना टाइम नहीं होता है कि दूसरे के बारे में सोचे नहीं। लेकिन हाँ, कुल मिला एक बार हुआ कि दूसरे किसी जगह अपने ग्रामीण से मिलना हुआ जो कि उसी के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो पता चला कि वो कभी अपने 4 अटेम्प्ट में जो है 40 मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाया, कभी जो है 22 किया स्कोर 200 में, कभी जो है 25 किया, हायर किया उसका 37 किया। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस लड़के के साथ यही प्रॉब्लम आई, उसने कभी खुद को एनालाइज नहीं किया, खुद की उसकी रियलिटी क्या है उसको उसने समझने की कोशिश नहीं की। बच्चा हर एक इंसान में भगवान कुछ ना कुछ बढ़िया खासियत दी है। अब ऐसा नहीं है कि हम MA करके आए हैं तो हम ज्यादा होशियार हो गए, और कोई अगर खेत में काम कर रहा है तो वो कम होशियार। ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। अब इसमें से जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हमारी वैल्यू ज्यादा रहेगी, और जो हमारा वीकनेस है उस पर हम ध्यान देते रहेंगे। अब अगर मान लीजिए हम अपने आप को भी ये दिखाए कि हम बहुत ही जो है बढ़िया मजदूर हैं और कुदाली लेके चले गए, हमारा ध्यान 100 रुपया में कोई दे बोलेगा खाना खिला रहे वही उपकार कर रहे हैं, 5 मिनट कुदाल चलाता है, आधा घंटा बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी मान लीजिए खेत में कुदाल चला रहा है, वो अगर आ जाएगा हम गाड़ी चलाने के लिए, हो सकता है वो तो बढ़िया ना परफॉर्म कर पाए। जो मान लीजिए बहुत ही अव्वल दर्जे का ड्राइवर है, उसको अगर हम क्लास में पढ़ाने के लिए बैठा दें, हो सकता है कि वो बढ़िया ना कर सके। तो रियलिटी क्या है आपकी, इसका अंदाजा किसको, आपको। अब दुनिया कहती है कि ये बढ़िया चीज है, उस मुताबिक आपकी जबरदस्ती खुद को प्रूव करने लगे, ये पॉसिबल नहीं। अक्सर जो आदमी परेशान होता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको ये फिक्र रहती है कि हमको कैसे लोग देख रहे हैं, तो दिखाने के चक्कर में सब परेशान। अगर हमारा लाइफ क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये अगर हम केवल जान लिए ना, हमारा क्लेश कम हो जाएगा। दूसरों के लिए सक्सेसफुल नहीं बनना है, अपने लिए बनना है। सेटिस्फैक्शन हमारे चचा और भैया नहीं बदल सुना के दे देगा, अरे वाह 2 लाख का महीना कमाता है, ये सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा। 2 लाख कमा कर भी आपका वही लाइफ रहेगा, 2000 में शायद आपका वही लाइफ। तो इसीलिए जो है सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। इंस्टेड ऑफ लिविंग फॉर अदर्स, वी शुड लिव for ourselves, and that is not going to happen until and unless we know ourselves. तो इसलिए आप लोग को जो है एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पर करना है, आपको जो है अपना SWOT एनालिसिस करना है। You have to make मैट्रिक्स, चौखुट्टा बनेगा, लूडो का बोर्ड जैसे होता है ना,
एक जो है स्क्वायर बना के उसको 4 हिस्से में बांट लीजिए।